इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के बिदुर नगर में कृष श्रीवास्तव हत्याकांड का पुलिस ने 28 घंटे में खुलासा कर दिया। क्षेत्रीय डीसीपी के मुताबिक 4 जून को हुई इस हत्या को सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया था। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के डीसीपी लोकेश मेहता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 22 और 23 मई के आसपास मृतक कृष श्रीवास्तव और आरोपी अनिकेत पाल के बीच कहासुनी हुई थी। इस विवाद की जानकारी कृष और अनिकेत दोनों के दोस्त आदर्श जोशी को थी। जांच में सामने आया है कि आदर्श जोशी ने दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत और ऑडियो रिकॉर्डिंग अनिकेत तक पहुंचाई थी, जिससे विवाद और गहरा गया। डीसीपी मेहता ने बताया कि घटना वाली रात आदर्श जोशी ने कृष को चाय पीने के बहाने बुलाया था। कृष तय स्थान पर पहुंचा, लेकिन आदर्श वहां नहीं आया। इसके बजाय अनिकेत के साथ पहले से मौजूद आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कृष को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आदर्श जोशी को भी मामले में आरोपी बनाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और उसकी सत्यता की पुष्टि के बाद ही उसे साक्ष्य के रूप में अंतिम रूप से माना जाएगा। फिलहाल जांच का आधार ये है कि आदर्श के बुलावे पर ही मृतक घटनास्थल पर पहुंचा था। डीसीपी मेहता के अनुसार सभी नागरिक आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उनके खिलाफ पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है और आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या के पीछे की पूरी साजिश और स्पष्ट होगी। एक कृष श्रीवास्तव नाम का युवक है। इसकी हत्या 4 जून की रात्रि में 10:25 के लगभग एक घटनाक्रम होता है जिसमें हो जाती है। इसमें 7 आरोपी प्रथम दृष्टया सामने आते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कृष श्रीवास्तव का 4-5 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 22-23 मई के आसपास की बात है, झगड़ा होता है, कहासुनी होती है अनिकेत पाल से। और अनिकेत पाल के द्वारा उसको और कृष श्रीवास्तव के बीच में जो कहासुनी होती है, इसकी चर्चा कृष श्रीवास्तव के द्वारा अपने एक दोस्त आदर्श जोशी से की जाती है। आदर्श जोशी जो कृष श्रीवास्तव का भी दोस्त था और आरोपी अनिकेत का भी दोस्त था। तो इनके बीच में जो चर्चा होती है, वो आदर्श जोशी अनिकेत को बताता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको देता है। फिर 4 जून की रात्रि में आदर्श जोशी ही कृष श्रीवास्तव को बोलता है कि तुम वहां पहुंचो, हम आ रहे हैं चाय पीने के लिए, जो घटना स्थल है उस स्थान पर। जब ये वहां पहुंचता है तो आदर्श जोशी तो वहां नहीं पहुंचता है, लेकिन अन्य जो आरोपी हैं, जो जिनके प्रेस नोट में नाम दिए गए, ये सारे वहां पहुंचते हैं और उसके ऊपर कृष श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से वार करते हैं। और चाकू से वार करने के कारण और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी जब तक उसको हॉस्पिटल ले आते हैं तब तक मृत्यु हो जाती है। जो 22 या 23 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई थी, उस कहासुनी में इसने मृतक के द्वारा उनको जो भी कहा था, उस आधार पे आदर्श जोशी के साथ जो बात होती मृतक की, उसमें उसने कहा था कि अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी, मतलब हम अनिकेत के साथ मारपीट करेंगे आगे चल के, इस तरह का उसका कुछ भाव रहा होगा। रिकॉर्डिंग में अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी। आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड भी हैं और उनके आधार पर क्योंकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, तो इनको बाउंड ओवर कराया गया। बाउंड ओवर कराने के बाद बाउंड डाउन कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये आरोपियों से जब पूछताछ होगी तो चीजें क्लियर होंगी कि वो उसका फील्डिंग से आशय क्या था। सर, आदर्श जोशी ने मिलने बुलाया था, तो क्या उसको हत्या का पता था कि हत्या करने वाले उसको भी आरोपी बनाया गया? आदर्श जोशी को इसमें आरोपी बनाया गया है। रिकॉर्डिंग का जिक्र किया गया है कि रिकॉर्डिंग सुनकर उसको हत्या को अंजाम दिया, तो रिकॉर्डिंग में किस तरह की बात सुनकर उसने प्लान किया? रिकॉर्डिंग को पूर्णतः सत्य न मानते हुए पहले हम उसका परीक्षण कराएंगे, एफएसएल परीक्षण, और उसके बाद ही उसको ओपन करेंगे। अभी वर्तमान में हमने इस चीज को आधार बनाया है कि आदर्श जोशी के बुलाने पर ये वहां पहुंचा था, और आदर्श जोशी तो वहां नहीं पहुंचा, बाकी आरोपी वहां पहुंच करके उन्होंने मर्डर किया है, तो उनको आरोपी बनाया गया। सर, एक के बाद एक ही थाना क्षेत्र में 2 हत्याकांड की घटना एक ही दिन में घटी, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही या कोई कमजोरी? जो पहला हत्याकांड है जिसमें भाई के द्वारा भाई का मर्डर किया गया है, उसमें तो चूंकि पारिवारिक विवाद था और इस तरह की कोई पहले सूचना पुलिस के पास नहीं पहुंची थी, तो इसमें लापरवाही तो नहीं दिखाई देती है। दूसरा जो हत्याकांड है वो 22 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई है, उसकी कोई रिपोर्ट इनके द्वारा थाने पर नहीं की गई है।
जिसके कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। तो उसमें जो आरोपीगण हैं हत्याकांड के, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पहले से की हुई है और उनको बाउंड और कराया गया है। तो स्पष्टतः कोई लापरवाही इसमें पुलिस की नहीं है। खरगोन जिले के सनावद में तेज धूप और गर्मी के बीच मौसम ने ली करवट। तेज हवा आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश। बड़ी खबर, तेज हवा आंधी के चलते कई वर्षों पुराने पेड़ हुए धाराशाही। बिजली के तारों और मकानों पर पेड़ गिरे, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हादसे में कोई जनहानि नहीं। सनावद इलाके में हुई तेज बारिश। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से भ्रामक, आपत्तिजनक और मानहानि कारक पोस्ट करने के मामले में अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता हेमंत आहूजा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता जयेश जैन की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की छवि धूमिल करने के आरोप में कांग्रेस नेता हेमंत आहूजा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता जयेश जैन ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया था कि हेमंत आहूजा, जो स्वयं को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बताता है, ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महापौर के खिलाफ तथ्यहीन, भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट प्रकाशित की। शिकायत के साथ संबंधित पोस्टों के स्क्रीनशॉट और अन्य साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे गए थे। वहीं पुलिस ने हेमंत आहूजा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति हेमंत आहूजा उनका नाम है, उनके द्वारा जो है अपने फेसबुक पोस्ट से लगातार जो है महापौर जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई हैं और अन्य एआई के थ्रू अलग अलग चीज़ें उसमें पोस्ट की गई है जो कि उनकी छवि को धूमिल करने वाली हैं। असत्य जानकारी जो है पोस्ट की गई है, जिसके चलते जो है आईटी एक्ट की धाराएं, अन्य प्रतिबंधात्मक धाराओं में उनके प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। और लगातार इस तरीके के जो भी पोस्ट किए जाते हैं जो तथ्यात्मक नहीं है, झूठे हैं, असत्य जानकारियां पोस्ट करना, किसी की छवि धूमिल करना आदि पर लगातार जो है पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार की जा रही है, जिसमें कहीं जो हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है उसके माध्यम से अगर इस तरह की चीज़ें प्राप्त होती है तत्काल इसमें कार्रवाई की जाए। हम किस तरह की पोस्ट कर रहे थे और क्या प्रोफाइल पोस्ट की अभी जांच चल रही है क्या, लेकिन उसमें ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ एआई से बनाई गई हैं और जो असत्य है उसी के आधार पर उनकी छवि धूमिल करने के लिए ही ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए पोस्ट की गई है।
इंदौर के सांवेर रोड इलाके में स्थित अरविंदो अस्पताल परिसर सहित आसपास के इलाके में एक स्ट्रीट डॉग का आतंक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। करीब 10 घंटे तक आवारा कुत्ते ने इलाके में लोगों पर हमला कर 42 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें 16 को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। घटना के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सांवेर रोड क्षेत्र में स्थित अरविंदो अस्पताल सहित आसपास के इलाके में स्ट्रीट डॉग के हमले की यह घटना अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आई है। फुटेज में कुत्ता राह चलते लोगों पर अचानक हमला करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने करीब 8 किलोमीटर के इलाके में 10 घंटे तक आतंक मचाया रखा। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि सूचना मिलने के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हुई और आवारा कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम तैनात की गई, लेकिन कुत्ता अभी तक पकड़ा नहीं गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने से कई लोग कुत्ते का शिकार बने। फिलहाल इलाके में डॉग स्क्वाड द्वारा अभियान चलाया गया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। वहीं इंदौर जिला प्रशासन द्वारा अधिकतर घायलों को अरविंदो अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है, जबकि कई मरीज रेबीज के टीके लगवाने के लिए शासकीय हुकुमचंद अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल के प्रभारी आर के पटेल ने बताया कि कुछ घायल अस्पताल पहुंचे, जिन्हें टीके लगाकर घर भेज दिया गया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। Morning today at 8:45 she was gotten the dog bite. I got a call while I was coming to see her. In between, one more resident has got the dog bite. I witnessed it from my side. Since then, at least more than 15 to 20 people have come from the dog bite. I request with the concerned individual to take care of this, and as soon as whatever the best can be done, take the dog from here to the campus, because there are the children roaming in the evening and all the residents goes for the round in the evening. It will be troublesome if this incident would happen in the night. Thank you. सर, इस शहर में डॉकवाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या मामला है? जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के पटेल हुकुमचंद अस्पताल से। जैसा कि मीडिया बंधु और समाचार माध्यम से सभी को जानकारी मिली हुई और हमारे अस्पताल को भी जानकारी मिली है कि सांवेर रोड जो अरविंदो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक ही कुत्ते ने लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को काटा है और लगभग 20 से ज़्यादा लोग अरविंदो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या को देखते हुए हम लोगों ने अभी अपनी हुकुमचंद अस्पताल में पूर्णतः तैयारी करके रखे हुए हैं और हमारे पास वहाँ से सिर्फ एक ही पेशेंट आया है, जिसका हमने काउंसलिंग उसको आवश्यक जानकारी है वैक्सीन से संबंधित दी है और लगातार हम इस पे अपनी नज़र रखे हुए हैं। और मीडिया बंधु और समाचार जो पत्र छापते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरह की ऐसी घटना अन्य क्षेत्र में भी होती है तो कृपया कर हमको ये जानकारी लगातार प्रदान करते रहें, ताकि जो आम नागरिक हैं और इंदौर के रहवासी हैं उनको समय पर वैक्सीन हम प्रोवाइड कर सकें। सर, ये डॉग जो है कि एक ही था और किस हालत में था सर? जी, मुझे पत्रकार और समाचार माध्यम से ही पता लगा है कि जो डॉग है वो बहुत ही मतलब उसका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव था और लोगों ने भी इसकी सूचना उच्च विभाग या अन्य विभाग को दी है, लेकिन डॉग किस कारण से ऐसी अवस्था में आया है, ये जो वेटनरी विभाग है या नगर निगम विभाग है वही इसकी जानकारी पूर्णतः दे सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर आर के पटेल, हुकुमचंद अस्पताल, इंदौर। क्षेत्रीय विधायक कालू सिंह ठाकुर ने धामनोद नगर को दी करोड़ों रुपयों की सौगात। कई वर्षों से धामनोद नगर के व्यापारी, आमजन और वाहन चालक बड़े बड़े गड्ढों से परेशान हो रहे थे। रोजाना सड़क के गड्ढों के कारण हमेशा जाम की स्थिति निर्मित होती थी। आमजन व्यापारी धूल के गुब्बार से परेशान होते रहते थे। क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से धामनोद का पुराना एबी रोड सुंदेल फांटे से नए 4 लेन सड़क तक डामरीकरण रोड की स्वीकृति से आवाजाही में सुगमता होगी। नगर के व्यापारियों में हर्ष की लहर देखने को मिली। व्यापारियों ने कहा, वर्षों से सड़क में गड्ढों के कारण परेशान होते थे, पर अब क्षेत्रीय विधायक द्वारा नई सड़क की स्वीकृति से आवाजाही में सुगमता होगी। साथ ही व्यापारिक दृष्टि से व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापारियों और स्थानीय आमजन द्वारा विधायक कालू सिंह ठाकुर का धन्यवाद, आभार प्रकट किया गया और कहा, आगे भी नगर को ऐसे विकास कार्य की गति मिलती रहे। क्षेत्रीय विधायक कालू सिंह ठाकुर ने कहा, मैं हमेशा धर्मपुरी क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के चिंतित रहता हूँ। प्रदेश सरकार द्वारा जो भी जनहित की योजना है प्रत्येक परिवार तक पहुंचे, जिससे परिवार में समृद्धि आए। धर्मपुरी विधानसभा के एक एक गांव को विकास के कार्यों की स्वीकृत कराने में लगा हुआ हूं। क्षेत्र में बहुत जगह विकास के कार्य प्रगति पर हैं तो कई जगह पूर्ण हो चुके हैं।
हैं। आगे और भी विकास के कार्यों की स्वीकृति धामनोद नगर को मिलेगी। निर्माण कार्य का यहाँ पर ओपनिंग की गई है, क्या है आपका मामला? कार्यक्रम ये है कि काफ़ी 3 साल से इस रोड का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था और आज वास्तव में बड़ा हर्ष की बात है कि विधायक महोदय ने प्रयास करके इस रोड को नामकरण का कार्य आज चालू भूमि पूजन हुआ है, ताकि इस इधर के क्षेत्र के विद्यार्थियों में, इसमें व्यापारियों में हमें बहुत हर्ष है, ताकि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में जो धूल डस्ट उड़ती थी वो समाप्त हो जाएगी और आने वाले समय में इस खुदी से लेकर दूधी तक इसको 52 फीट बनाना चाहिए, क्योंकि ये धामनोद की रीढ़ की हड्डी है और यहाँ पे जो भी समस्याएं आती उसको शासन को उसको हल करना चाहिए। आपका शुभ नाम होता है? मेरा नाम कृष्ण पाटीदार, पूर्व मंडियाध्यक्ष। रखा गया था ये सुंदरेल फाटे से बूटी नाला तक, अपने बूटी होटल तक का डामरीकरण रोड का भूमि पूजन किया गया। बहुत दिन के प्रयास से बहुत यहाँ के जितने भी व्यापारी उनकी मांग थी और बहुत धूल वगैरह खा रहे थे, इसके लिए विशेष पैकेज में इसको सुपुर्द कर काम लगाया। ये कितने लाख का है? ये 30 लाख का है। 30 लाख कब तक हो जाएगा? अभी सामने 15 रोज बरसात के होने वाले। अभी सुपुर्दी में टेंडर की प्रक्रिया में थोड़ी दिक्कत है, पर आप बेस बना के और अगर पानी और 15-20 दिन लेट हुआ तो 1-2 बेस तो कर लेंगे डामर, तो बेस बना के इसको व्यवस्थित पानी निकाल के बेस बना के कंप्लीट हो जाए। और जल्दी पानी का भी लेट हुआ तो डामर, बरसात में अनुमति नहीं मिलती डामर की, इसलिए अगर पानी नहीं आया तो फिर डामर भी हो जाएगा। पुरानी बस्ती का भी लोग विरोध कर रहे हैं कि उसमें भी सड़क निर्माण होना चाहिए। सबकी उनकी मांग भी जायज है, लेकिन क्या समस्या आती है, पिछली बार भी अपन ने आपने देखा होगा गुलजारा से यहाँ तक रोड बना, उसी समय सुकृति यहाँ तक की थी, पर यही विरोध भी होता है। तो अब क्या करें, जनप्रतिनिधि पैसे लाते हैं, लेब से होते हैं, फिर अब मांग है उनकी और सबका सहमति हो जाएगी, पूरी जगह देंगे, फिर से सुकृति करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे। आपका शुभ नाम? कालू सिंह ठाकुर, धर्मपुरी विधायक। इंदौर क्राइम ब्रांच ने वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में नई दिल्ली से कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 डॉक्टर अभी फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए नई दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार रितु मेहता नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि डॉक्टर हर रोड्स एस्थेटिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के संचालकों ने उन्हें वेलनेस सेंटर खोलने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि ले ली, लेकिन ना तो वादा पूरा किया और ना ही रकम वापस की। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया। जाँच के दौरान पुलिस टीम नई दिल्ली पहुंची और आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर कंपनी के डायरेक्टर देवदुलाल बनर्जी और राहुल साहवेल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी लंबे समय से फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाकर धोखाधड़ी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में फरार अन्य आरोपियों तथा डॉक्टरों की तलाश जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में ठगी के नेटवर्क से जुड़े कई और खुलासे हो सकते हैं। सर, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्रॉड सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसमें, और जिसके द्वारा ये फ्रॉड किया गया है उसकी क्या प्रोफाइल? ये एक डॉक्टर हरोर्स एस्थेटिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी 4 लोगों के द्वारा, और इनके द्वारा इंस्टाग्राम में एक ऐड दिया गया था कि जिसमें उन्होंने स्किन केयर के नाम से फ्रेंचाइजी खोलने की बात कही थी। उसको देख करके यहाँ की जो लोकल महिला है रितु मेहता इंदौर की, उनके द्वारा जब ये ऐड पढ़ा गया तो उन्होंने इससे संपर्क किया इन 4 आरोपियों से, और संपर्क करने के बाद उन लोगों ने फ्रेंचाइजी खोलने के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनसे ले लिए, और ना तो उनको मशीन प्रोवाइड की जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया था, और ना ही उन्होंने बहुत सारे जब फ्रेंचाइजी खोलने के दौरान जो तैयारियां की थी उनके जो चार्जेस लगे थे वो कुछ भी नहीं दिया, और इनको लगातार इनको झांसे में रखा। उस बात पर से इसमें जब जांच की गई तो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 316(5), 318(4), 35 BNS के तहत पंजीबद्ध किया गया था। इसी प्रकरण में 2 आरोपी फिलहाल अरेस्ट किए गए हैं, जिनके नाम है देवूलाल बनर्जी और राहुल सावेल इनके नाम है, जिनको अरेस्ट किया गया। बाकी 2 इसमें डॉक्टर हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उनको अभी वो फरार चल रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके पुलिस रिमांड लिया जा करके पूछताछ की जाएगी। जो पैसा इनसे प्राप्त किया गया है वो रिकवर करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो जो विक्टिम है उसका प्रोफाइल बताया जा रहा है कि अपनी रितु मेहता एक व्यवसायी हैं और ये अपना नया व्यवसाय खोलना चाह रही थी, और लेकिन इनके साथ ये जो घटना हुई है उसकी वजह से ये काफी परेशान थी और ये लगातार इनसे नागरिकों से बोला गया कि ये या तो उनके पैसे वापस करें या फ्रेंचाइजी खोलने में मदद करें, परंतु आरोपियों ने फिर बाद में से संपर्क करना भी बंद कर दिया। इसी बात पर से इसमें प्रकरण दर्ज किया गया। धार सीएसपी सुजावाल जगह के नेतृत्व में यातायात धार एवं थाना प्रभारी कोतवाली की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहनों में लगे मोडिफाइड साइलेंसर पर चलाने कार्रवाई की गई थी और 30 मोडिफाइड साइलेंसर पर जिनकी कीमत लगभग 90,000 रुपए बुलडोजर चलाकर उसका निराकरण किया गया। सीएसपी सुजावाल जग्गा ने कहा कि जो भी मैकेनिक या दुकानदार मोडिफाइड साइलेंसर फिट करते हुए पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मोडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि यातायात नियमों के उल्लंघन एवं ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में निरंतर यातायात की चेकिंग की जा रही थी वाहनों की, तो इसी में जो भी वाहन मॉडिफाइड साइलेंसर्स के साथ पाए गए जो कि ध्वनि प्रदूषण कर रहे थे उनको जब्त किया गया है और आज उनको विधिवत उनका निराकरण किया गया है। अराउंड 30 साइलेंसर थे जिनकी मूल्य अराउंड 90,000 के तकरीबन होगा। सर, शहर में कौन कौन मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रहे, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई का प्लान प्रस्तावित है? इसी संदर्भ में आगे अब उन तक पहुंचा जाएगा। समझाइश दी जा चुकी है कि ऐसी कार्रवाई ना की जाए। अगर आगे से फिर से ये सब मॉडिफाइड साइलेंसर फिट करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अलीराजपुर जिले से उठेगी युवाओं की आवाज। कल युवक कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय जन आक्रोश रैली और कलेक्टर कार्यालय का घेराव। युद्ध कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सीवी सिंह चौहान ने की प्रेस वार्ता। युद्ध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु चिब करेंगे जन आक्रोश रैली का नेतृत्व। पूरे प्रदेश के युवा होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की करेंगे मांग। प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर अब युवाओं का गुस्सा सड़कों पर उतरने जा रहा है। आदिवासी बाहुल्य जिला अलीराजपुर कल एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का गवाह बनेगा, जहां प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। युवा कांग्रेस का दावा है कि इस जन आक्रोश रैली में प्रदेश भर से हजारों युवा शामिल होंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। खास बात यह है कि इस आंदोलन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब करेंगे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सीवी सिंह चौहान ने अलीराजपुर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी से युवा परेशान है, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश युवक कांग्रेस ने अलीराजपुर में जन आक्रोश रैली आयोजित की है। आयोजकों के अनुसार रैली के बाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर युवाओं, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। आदिवासी अंचल अलीराजपुर से उठने वाली ये आवाज अब पूरे प्रदेश में गूंजने की तैयारी में है। युवक कांग्रेस इसे युवाओं के अधिकारों और जनहित के मुद्दों की लड़ाई बता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जन आक्रोश रैली के जरिए उठाए गए मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। सर, ये युवा जन आक्रोश आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या और इसकी प्रमुख मांगे क्या है, मतलब किसको लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है? जिस प्रकार से हाल ही में आपने देखा नीट एग्जाम को लेकर देश में जो पेपर लीक हुआ, 22 लाख से अधिक छात्राएं जो हैं
इससे प्रभावित हुए। और मध्य प्रदेश की एक बेटी आकांक्षा तिवारी ने भी सुसाइड किया। और तमाम प्रदेश में कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई जहां बच्चों ने सुसाइड किया नीट एग्जाम देने। क्योंकि जब परीक्षा की तैयारी बच्चा करता है और वो तैयारी लगभग कितने सालों से उसकी मेहनत होती है, 24 घंटे वो दिन रात पढ़ता है, उस मेहनत के बाद वो एग्जाम देता है और जब उसके अच्छे नंबर्स आते हैं, अच्छा वो पेपर्स करके आता है और वो पता लगे कि पेपर लीक हो गया और वो भर्ती प्रक्रिया जो है, जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी जाती है, तो उस बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव उसका पड़ता है मानसिक तौर पे। क्योंकि कितनी कोचिंग उसने ली, कितना त्याग उसने किया। आप दिन रात नीट के एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, सबसे टफ परीक्षा है नीट की। तो आप देखिए ऐसे बच्चों का जो भविष्य के साथ जो है देश की सरकार खिलवाड़ कर रही है। और आप कह रहे हैं कि हम पेपर दोबारा कराएंगे और उसकी जो सुरक्षा है, उसकी जो रक्षा है वो एयरफोर्स करेगी। क्या एयरफोर्स कभी पेपर की रक्षा करती है? ये तो जनता के विश्वास के साथ धोखा हो रहा है। एयरफोर्स का काम है देश की सरहदों को मजबूत करना, देश की सरहदों की रक्षा करना। और लेकिन ये हमारे देश की एयरफोर्स क्या करेगी? एक पेपर की रक्षा करेगी। क्या आपका सिस्टम इतना गड़बड़ हो गया? क्या आपको अपने सिस्टम पे इतना विश्वास नहीं है? जब तक इस देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, युवा कांग्रेस का जन आक्रोश आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी की अगुवाई में चल रहा है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय इंचार्ज श्री मनीष शर्मा जी की अगुवाई में चल रहा है। और रोज इस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में प्रोटेस्ट हुए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर उन बच्चों की आवाज यहाँ उठाएंगे और हम मांग करेंगे कि जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, उन बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता और दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती, धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बनेगा ये कल हमारा प्रदेश व्यापी इस तरह का जो है, इसमें कल हमारे पूरे प्रदेश की कॉल है। कल यहाँ पूरे प्रदेश से हमारे युवा कांग्रेस के साथी एकत्रित हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो एक बड़ा मैसेज है, पूरा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में भी अभी प्रदर्शन इसमें हुए हैं और निरंतर जारी हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, युवा कांग्रेस चैन से बैठने वाली नहीं है। युवा कांग्रेस सड़कों पे रहेगी, चाहे बात अलीराजपुर की हो, चाहे बात इंदौर की हो, चाहे बात भोपाल की हो, चाहे ग्वालियर की हो, चाहे बुंदेलखंड की हो। इस लड़ाई को हम पूरी तरह लड़ेंगे। क्या आपके पास ऐसे मामले में कोई दस्तावेज या प्रमाण है जो आप प्रशासन को सौंपेंगे? कुछ है ऐसे सबूत, एविडेंस कुछ जो आप प्रशासन को सौंपेंगे इसको लेकर? भैया प्रूफ तो बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, मीडिया दिन रात दिखा रही है, इससे बड़ा प्रूफ क्या है? इससे बड़ा प्रूफ क्या है? और बाकी चीजें आपको कार्यक्रम होगा तब भी हम दिखाएंगे। इसके अलावा और कोई मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है। यहाँ आए दिन चोरी, लूट, राहजानी, मोबाइल स्नैचिंग, राजगढ़ कुक्षी मार्ग पर आए दिन राहगीरों के साथ लूटपाट की वारदात होना आम बात हो गई है। बीती रात में चोरों ने किराना व्यापारी पारस हरण के निवास के मुख्य द्वार पर लगी शटर को तोड़ने का प्रयास लगभग 1 घंटे तक किया। परिवार के सदस्यों के जाग जाने और हल्ला मचाने पर चोर भाग गए। अब पूरा परिवार डरा हुआ है क्योंकि चोर हथियारों से लैस आए थे। बता दें, चोर बदमाश यहाँ पूरे नगर के कोई भी गली मोहल्ले पर वारदात करने से नहीं चूकते। कई जगह वारदात को अंजाम दिया गया है। इस तरह की घटना से जनता में भय व्याप्त है। भय और डर के साए में जीने को मजबूर है जनता। इसी बात पर आज आमजन के द्वारा थाना प्रभारी संजय रावत को अपनी पीड़ा सुनाकर गंभीर समस्या से जल्द छुटकारा देने के लिए ज्ञापन दिया गया। आमजन की चर्चा की माने तो चोर बदमाश दिन प्रतिदिन रात्रि में खुलेआम हथियार लेकर घूमते नजर आते हैं। आमजन का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। आने वाले समय में वर्षा ऋतु में चोर बदमाश ज्यादा आतंक मचाते हैं। हमारे चैनल के द्वारा इस बात को हमेशा प्रमुखता से उठाने के बाद टांडा थाना प्रभारी ने कहा, हमारे पास विभाग में संख्या कम होने के कारण ग्रामवासियों के सहयोग से गश्त करने की बात कही। आम जन का कहना है कि हम पुलिस को सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस भी फरियादी पक्ष से अच्छा व्यवहार करे, उनकी समस्याओं के आवेदन को गंभीरता से ले, रद्दी की टोकरी में ना फेंके। टांडा नगर का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही धार जिले के पुलिस कप्तान से मिलकर टांडा की गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराएगा। मेरी नींद खुली, मैंने अपनी श्रीमती को उठाया और देखने का बोला। देखने के बाद नीचे शटर में गेट से झुक कर देखा तो चोर दिखाई दिए। उस पर यह जोर से चिल्लाई जिसमें दिखाई दे रही है। कुल 4 व्यक्ति घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। एक के हाथ में शप्पल, एक के हाथ में फालिया, एक के हाथ में बांधने की रस्सी और एक के हाथ में पत्थर थे। अगर उक्त चोरों घर में घुस जाते तो हमारा क्या परिणाम होता, यह कहना असंभव है। मेरे पूरे परिवार को
इंदौर 4 जून 2026 को थाना द्वारकापुरी क्षेत्र के सूर्यदेव नगर नाथ मोहल्ला में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें हरीश पिता नरेंद्र शितोले निवासी सूर्यदेव नगर की मृत्यु हुई थी। पुलिस जांच में पाया गया कि घटना के समय घटनास्थल नरेंद्र शितोले के मकान में उसकी पत्नी पुष्पा, पुत्री दीक्षा, छोटा पुत्र प्रद्युमन, पुत्रवधू पूजा तथा बड़ी पुत्रवधू शीतल थे। परिवार के सभी लोग शीतल पर चरित्र को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इस बात को लेकर शीतल का इन लोगों से विवाद हुआ था। तब प्रद्युमन तथा नरेंद्र ने शीतल को धक्का मुक्की कर घर से निकाल दिया था। इस पर शीतल ने अपने पति हरीश को मोबाइल फोन से फोन लगाकर ये बात बताई थी, तो हरीश ने अपनी पत्नी शीतल को थाने जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहा था। हरीश स्वयं अपना काम छोड़कर घर पहुंचा, जहां अपनी पत्नी शीतल के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर उसका विवाद प्रद्युमन तथा नरेंद्र से हुआ। विवाद के दौरान मारपीट प्रारंभ हो गई, जिसके दौरान प्रद्युमन ने हरीश के जांघों पर चाकू से वार किया, जिससे वह घायल हो गया। तब घबरा कर ये लोग हरीश शितोले को महाराज यशवंत राव अस्पताल लेकर गए तथा वहां बताया कि हरीश पहली मंजिल से नीचे गिर गया था, जिससे उसे चोट लगी थी। ज्यादा खून बह जाने के कारण हरीश की मृत्यु हो गई। हरीश की मृत्यु होने के बाद इन लोगों ने पुनः षड्यंत्र रचा और घटनास्थल को प्रद्युमन की पत्नी पूजा ने खून धोकर साफ कर दिया तथा चाकू गायब कर दिया। इसके बाद प्रद्युमन की मां पुष्पा तथा आसपास की अन्य महिलाएं थाना द्वारकापुरी पर पहुंची और इनके द्वारा हरीश को शीतल के द्वारा चाकू मारने की घटना बताया गया, किंतु जब इन्हें ये पता चला कि घटना के समय मृतक हरीश की पत्नी शीतल थाने पर थी, तो इन्होंने तत्काल कहानी बदल दी और कहने लगे कि हरीश ने स्वयं अपने हाथ से जांघ में चाकू मार लिया था। बारीकी से जांच कर सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि हरीश को प्रद्युमन ने चाकू से मारकर चोट पहुंचाया था। परिवार वालों ने मिलकर षड्यंत्र कर बहू शीतल को झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया था। उक्त आधार पर हत्या तथा साक्ष्य नष्ट करने व षड्यंत्र का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपीगण को गिरफ्तार कर लिया गया है। को लेकर एक हत्या का मामला सामने आया था सर, क्या पूरी इसकी डिटेल और कितने आरोपी अभी इस पर गिरफ्तार किए गए? ये मामला पारिवारिक विवाद का, विशुद्ध पारिवारिक विवाद का है। इसमें हरीश शितोले नाम का व्यक्ति है, इसके भाई के साथ इसका विवाद होता है। पत्नी को लेकर के विवाद होता है। पत्नी के साथ पहले कहासुनी होती है। हरीश शितोले की पत्नी के साथ कहासुनी होती है और फिर हरीश शितोले जब बातचीत करता है संबंध में अपने भाई से, तो भाई के द्वारा उसके ऊपर चाकू से वार किया जाता है। पहले कहासुनी होती है, फिर चाकू से वार किया जाता है। उसमें उसकी जान पे और पूरे पे चोट आती है, उसके कारण से एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हरीश शितोले की मृत्यु होने के बाद में पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पहले गुमराह किया जाता है और वहाँ पर प्रद्युम्न जो उसका हरीश शितोले का मृतक का भाई था, इसकी पत्नी पूजा के द्वारा घटनास्थल को के ऊपर जो ब्लड था उसको साफ कर दिया जाता है। तो उसमें मल जांच की गई है। मल जांच के ऊपर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। इसमें प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का पिता नरेंद्र और पूजा, ये तीन प्रारंभिक रूप से आरोपी बनाए जा रहे हैं। उसमें शीघ्र की गिरफ्तारी भी कर दी गई है। सर हत्या का रीजन क्या था सर, कारण क्या सामने आया? हत्या का कारण बताया कि शुरुआत में पत्नी को लेकर के झगड़ा होता है। पत्नी से कहासुनी होती है, मृतक की पत्नी से, शीतल से, और उसके बाद में जब वो शीतल से कहासुनी होने की बात जब हरीश को पता लगती है और वो हरीश अपने भाई से इसके बारे में पूछताछ करता है, तो उसी बात में विवाद बनता है। उसके बाद फिर ये घटना पर हत्या के रूप में कर देते हैं। सर पत्नी से विवाद क्या कारण था? पत्नी से विवाद तो राशन लाने ये बहुत सारी चीज़ें विवेचना का विषय है और उसको विवेचना में ही सीमित रखना उचित होगा। पिता की भूमिका क्या है? पिता की भूमिका क्या है? जब विवाद हो रहा है तो दोनों भाई जो मृतक है वो और उसका जो आरोपी भाई है प्रद्युम्न, उसके साथ साथ पिता के साथ भी झगड़ा होता है। सर प्रारंभिक तौर पर इसे हत्या क्यों नहीं पुलिस मान रही थी, जबकि पत्नी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि उसकी पति की हत्या उनके ही परिवार के सदस्यों ने की? दोनों चीज़ें, चूँकि पारिवारिक विवाद था और परिवार से दोनों तरह की चीज़ें आ रही थी। पहले ये सूचना आई थी कि पत्नी ने उसकी हत्या कर दी है, लेकिन वेरीफाई हुआ कि पत्नी तो उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। दूसरी बार जब जानकारी मिली तो घर वालों ने इतना स्वीकार किया कि उसने मृतक ने खुद ही अपने आप पे चाकू से वार किया। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आई तो मेडिकल जो राय है वो लेना आवश्यक हो जाता है और मेडिकल राय में ये पता करना जरूरी था कि खुद को चोट पहुंचाई गई है अथवा किसी और ने चोट पहुंचाई है। ये राय लेने के बाद में ही प्रकरण। सर इसमें 3 महिलाओं को भी आरोपी बनाया। किस तरह से इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया, क्या हुआ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होमिसाइडल आया और उसी आधार पर कहाँ पर चोट पाया गया? जान पर और
इसमें सर 3 महिलाओं को आरोपी बनाया गया, सर इनकी क्या भूमिका है? मैं इसको विवेचना का विषय मान के, और मैं चाहूँगा कि इसको विवेचना में रहने दिया जाए, क्योंकि क्या क्या भूमिका है वो स्टेटमेंट्स का पार्ट है, और स्टेटमेंट्स को इस नोट में ओपन करना चाहिए। श्रीवास्तव नाम का युवक है, इसकी हत्या 4 जून की रात्रि में 10:25 के लगभग एक घटनाक्रम होता है जिसमें हो जाती है। इसमें 7 आरोपी सामने आते हैं और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कृष श्रीवास्तव का 4-5 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, 22-23 मई के आसपास की बात है, झगड़ा होता है, कहासुनी होती है अनिकेत पाल से, और अनिकेत पाल के द्वारा उसको और कृष श्रीवास्तव के बीच में जो कहासुनी होती है, इसकी चर्चा कृष श्रीवास्तव के द्वारा अपने एक दोस्त आदर्श जोशी से की जाती है। आदर्श जोशी जो कृष श्रीवास्तव का भी दोस्त था और आरोपी अनिकेत का भी दोस्त था। इनके बीच में जो चर्चा होती है वो आदर्श जोशी अनिकेत को बताता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ था, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको देता है। फिर 4 जून की रात्रि में आदर्श जोशी ही कृष श्रीवास्तव को बोलता है कि तुम वहाँ पहुँचो, हम आ रहे हैं चाय पीने के लिए, जो घटनास्थल है उस स्थान पर। जब ये वहाँ पहुँचता है तो आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचता है, लेकिन अन्य जो आरोपी हैं जो जिनके प्रेस नोट में नाम दिए गए, ये सारे वहाँ पहुँचते हैं और उसके ऊपर कृष श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से वार करते हैं, और चाकू से वार करने के कारण और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी जब तक उसको हॉस्पिटल ले आते हैं तब मृत्यु होती है। सर किस बात को लेकर विवाद आया, तो कुछ कारण सामने आया? रिकॉर्डिंग किस तरह की थी, क्या कोई जो 22 या 23 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई थी, उस कहासुनी में इसने मृतक के द्वारा उनको जो भी कहा था, उस आधार पे आदर्श जोशी के साथ जो बात होती मृतक की, उसमें उसने कहा था कि अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी, मतलब हम अनिकेत के साथ मारपीट करेंगे आगे चल के, इस तरह का उसका कुछ भाव रहा होगा। रिकॉर्डिंग में अनिकेत की फील्डिंग करना पड़ेगी। सर पूर्व में उस आरोपियों का कोई रिकॉर्ड है इन आरोपियों का? आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड भी हैं, और उनके आधार पर चूँकि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है तो इनको बाउंड आउट कराया गया, बाउंड आउट कराने के बाद बाउंड डाउन कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर किस तरह के कारण आए सामने, मतलब फील्डिंग का कारण था क्या? ये आरोपियों से जब पूछताछ होगी तो चीज़ें क्लियर होंगी कि वो उसका फील्डिंग से आशय क्या था। सर आदर्श जोशी ने मिलने बुलाया था, तो क्या उसको हत्या का पता था कि हत्या करने वाले उसको भी आरोपी बनाया गया इसमें? आदर्श जोशी को इसमें आरोपी बनाया गया है। सर एक के बाद रिकॉर्डिंग का जिक्र किया गया है कि रिकॉर्डिंग सुनकर उसने उसको हत्या को अंजाम दिया, तो रिकॉर्डिंग में किस तरह की बात सुनकर उसने प्लान किया? फिर क्या बात हुई? रिकॉर्डिंग को पूर्णतः सत्य न मानते हुए पहले हम उसका परीक्षण कराएंगे, तटस्थ परीक्षण, और उसके बाद ही उसको ओपन करेंगे। अभी वर्तमान में हमने इस चीज़ को आधार बनाया है कि आदर्श जोशी के बुलाने पर ये वहाँ पहुँचा था, और आदर्श जोशी तो वहाँ नहीं पहुँचा, बाकी आरोपी वहाँ पहुँच करके उन्होंने मर्डर किया है, तो उनको आरोपी। सर एक के बाद एक ही थाना क्षेत्र में 2 हत्याकांड की घटना एक ही दिन में घटित हुई थी, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही या कोई कमजोरी पुलिस? जो पहला हत्याकांड है जिसमें भाई के द्वारा भाई को मर्डर किया गया है, उसमें तो चूंकि पारिवारिक विवाद था और इस तरह की कोई पहले सूचना पुलिस के पास नहीं पहुंची थी, तो इसमें लापरवाही तो नहीं दिखाई देती है। दूसरा जो हत्याकांड है वो 22 मई को जो इनके बीच में कहासुनी हुई, उसकी कोई रिपोर्ट इनके द्वारा थाने पर नहीं की गई, जिसके कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। तो उसमें जो आरोपीगण हैं हत्याकांड के, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पहले से की हुई है और उनको बाउंड आउट कराया गया है, तो स्पष्टता कोई लापरवाही इसमें पुलिस की नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।